प्रिय विद्यार्थियों, शुभाशीष। उम्मीद है पीछे करवाया गया कार्य आप लोगों ने कर लिया होगा। आगे अब हम करने जा रहे हैं अकबरी लोटा। इसके लेखक हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा और यह भी एक कहानी है। पहले इसके बारे में जान लो कि इसमें क्या क्या है। इसके मुख्य पात्र जो इसमें मुख्य पात्र रहेंगे, लाला झाऊलाल, पंडित बिलवासी और ये झाऊलाल की पत्नी, लाला जी की पत्नी। एक इसमें अंग्रेज है, तो ये इसमें पात्र हैं, मुख्य पात्र। और इसमें जो काल्पनिक इसमें कथा है, अंग्रेज को बरगलाया जाता है जिनके माध्यम से, वो है जहांगीर की और हुमायूं की। इसमें काल्पनिक कथा है। और बाकी ये जो कठिन शब्द इसमें आएंगे और मुहावरे, इनका बाद में वर्णन करेंगे। पहले इसकी कहानी के बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या है। लाला झाऊलाल का बहुत बड़ा मकान है, ठठेरी बाजार में उनका मकान है। और मकान के जो उनके मकान ऊपर है, नीचे की दुकानों से उसको किराया आता है। 100 रुपये मासिक किराया आता है, जिससे उसका अच्छा कार्य चल रहा है। अच्छा खाता पीता है, अच्छा उड़ता पहनता है। लेकिन 250 रुपये आँख सेकने का अवसर उसको कभी नहीं मिला। इतनी बड़ी रकम देखने का अवसर उसको नहीं मिला। और अनायास उसकी पत्नी, लाला जी की पत्नी 250 रुपये की फरमाइश कर देती है कि मुझे 250 रुपये चाहिए। तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि इतनी रकम। कहती कोई बात नहीं। वो एकदम से लाला जी सुन पड़ जाते हैं, ये सुनते ही उदास हो जाते हैं। तो वह उसके हाव भाव को देखकर कहती है कि कोई बात नहीं, अगर आपके पास नहीं है तो मैं अपने भाई से मांग लूँगी। तो लाला जी को ये भी बर्दाश्त नहीं था, तो उसने कहा कि भाई को इतनी सी रकम के लिए भाई को क्यों तकलीफ़ दोगी, मुझसे मांग लेना, मैं दूंगा। तो उसने कहा कि मुझे इसी जन्म में चाहिए। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, इसी सप्ताह में दे दूंगा। तो उसकी पत्नी कहती है, वो उसके स्वभाव को जानती थी, तो वो कहती है कि इसी सप्ताह से आपका मतलब 7 दिन से है या 7 वर्ष। तो वह हेकड़ी जमाते हुए कहता है कि 7वें दिन तुम 250 रुपये मुझसे ले लेना। अब उसने कह तो दिया, ये 250 रुपये देने का वचन तो दे दिया, लेकिन वह प्रबंध कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वह इसी उधेड़ बुन में है। 4 दिन बीत गए हैं और अभी तक वह कोई प्रबंध नहीं कर पाया और वह चिंतामग्न है। और 5वें दिन वह अपने मित्र बिलवासी, पंडित बिलवासी से इस बारे में विचार विमर्श करता है। देखो बेटा, विषम परिस्थिति जब आ जाती हैं तो कौन मदद करता है? जो हमारा मित्र होता है, सखा होता है। सच्चा मित्र विषम परिस्थिति से ऐसे खींच लाता है, बिल्कुल बाहर निकाल लाता है। तो वह उसी के साथ दिल खोलकर अपनी इस समस्या को उसके सामने रखता है। लेकिन यह दुर्भाग्य की ही बात थी कि उस समय वो भी खुख, यानी कि उनके पास भी कोई पैसा नहीं था, बिल्कुल खाली थे। लेकिन वह उसको, अपने मित्र को, लाला जी को आश्वासन देता है कि मैं किसी न किसी तरीके से मैं प्रबंध कर दूंगा, और अगर प्रबंध हो जाता है तो मैं कल सायंकाल को तुम्हारे मकान पर आकर मिलूंगा। तो यह ऐसा आश्वासन देकर वह चला जाता है। अब वही शाम आ जाती है जब पंडित बिलवासी ने उससे वायदा किया था, और लाला जी चिंतामग्न हैं और वो सोच रहे हैं कि बिलवासी पंडित जी आएंगे नहीं आएंगे, पैसों का प्रबंध होगा या नहीं होगा। उसकी नाक कट जाएगी, क्योंकि उसने अपनी पत्नी के सामने बहुत बड़ी बड़ी ढींगे हाँकी हुई हैं। और पत्नी ने भी उसका ये मानना है कि बेचारी ने पहली बार कुछ पैसे मांगे हैं, कुछ पैसों की अर्ज की है, तो अगर मैं उसकी मदद नहीं कर पाया तो वो क्या सोचेगी। तो इसी उधेड़ बुन में चिंता मगन है वो। और फिर उसको प्यास लगती है, तो वह नौकर को आवाज़ देता है। नौकर उस वक्त घर पर नहीं होता, तो पत्नी उसके लिए पानी लेकर उपस्थित होती है। वह ऊपर टहल रहा होता छत पर। तो पत्नी लोटे में पानी लेकर आती है, बेढंगा लोटा है, और
यह लोटा लाला जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और लाला जी का क्या मानना है कि इसकी माँ चिलम रही होगी और इसका बाप डमरू रहा होगा, यानी कि दोनों विपरीत रंग रूप के रहे होंगे माता पिता, तो फिर उसकी संतान कैसी होगी, बेढंगी होगी। इसका तात्पर्य है कि ये बेढंगा लोटा है और वो लाला जी को पसंद नहीं है। लेकिन इस वक्त वो कुछ भी नहीं कहता और वो चुपचाप रहने में ही अपनी भलाई समझता है। इसके पीछे क्या कारण है? एक तो वह अपनी पत्नी का अदब मानता है, अदब यानी कि उसका लिहाज करता है, उसका सम्मान करता है। और दूसरा, इस वक्त वह बहस करने के मूड में नहीं है। अगर वह बोला तो क्योंकि उसने 250 रुपये का प्रबंध अभी तक नहीं किया कि गनीमत है कि लोटे में पानी तो मिला, क्या पता उसको सायंकाल का भोजन बाल्टी में ही क्यों न मिले, यानी कि यह सब सोचता है वो। इसलिए वो चुप्पी साधने में ही अपनी भलाई समझता है। और फिर वह चुपचाप लोटा ले लेता है और लोटे से मतलब वह पानी पीना ही चाहता है। वह मुंडेर के पास खड़ा है। अब देखो, लेखक ने यहाँ पर वर्णन किया है कि जो बड़े लोग हैं उन्होंने मतलब पानी पीने के संबंध में नियम बनाए हैं कि कभी भी खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, दौड़कर आकर पानी नहीं पीना चाहिए, सोए सोए पानी नहीं पीना चाहिए। यानी कि पानी के संबंध में ये सब नियम बनाए गए हैं। लेकिन इस प्रकार का नियम बनाना वो भूल गए हैं कि कभी भी मुंडेर के पास खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। अब वो वहाँ पर खड़े होकर उसने 1-2 घूंट ही पानी पिया था कि अनायास लोटा उसके हाथ से फिसल गया और वह लोटे ने दाएं देखा ना बाएं, सीधा नीचे की ओर चल दिया। और वह उल्का पिंड को लजाता हुआ, उल्का होता बेटा टूटा हुआ तारा, टूटा हुआ तारा मतलब कैसे नीचे की तरफ ऐसे कितनी तेजी से वो गिरता हुआ प्रतीत होता है, और उसको लजाता हुआ यानी कि बहुत तेजी के साथ वो नीचे की ओर गया। और यहाँ पर लेखक ने एक और कितनी रोचक सी बात कही है कि एक खुराफाती मतलब शरारती ने, यानी कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। गुरुत्वाकर्षण के बारे में उन्होंने बताया था, वो इस बात को प्रकाश में लाए थे। और इन सब को यानी कि सारा गुरुत्वाकर्षण उस लोटे में लग गया, उसके पक्ष में रहा। यानी कि वो लोटा पृथ्वी की ओर यानी कि नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के साथ खींचता चला गया। तो लोटा, पानी से भरा हुआ लोटा नीचे गिर जाना। और नीचे ठठेरी बाजार है बेटा, बाजार में भीड़ होती है। तो यहाँ पर जो लाला झाऊलाल है वो बहुत परेशान हो जाते हैं। उसको काटो तो खून नहीं, यानी कि बिल्कुल भयभीत हो जाते हैं। और उनको ये विश्वास है कि हो ना हो किसी के ऊपर यह लोटा अवश्य ही गिरा होगा और किसी न किसी को काशीवास हो गया होगा, किसी न किसी का काशीवास होना। यहाँ पर बीच बीच में मुहावरे हैं इस पाठ के, जब हम अध्ययन करेंगे तो हम इनके बारे में वर्णन करेंगे। काशीवास होना यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गया होगा कोई ना कोई। तो ऐसा ही हुआ बिल्कुल। वो लोटा एक साइबान होता बेटा, नीचे जो दुकान के आगे वो छप्पर सा डाल दिया जाता है धूप से बचने के लिए या वर्षा से बचने के लिए, सामान को बचाने के लिए। या तो टीन लगा दिया जाता आगे या फिर कपड़े का एक तिरपाल सा तान दिया जाता है। तो उस साइबान से उससे टकराकर वो एक अंग्रेज के ऊपर गिर जाता है। अंग्रेज को बिल्कुल पानी से सराबोर भिगो देता है और नख से शिख तक यानी कि ऊपर से नीचे तक वो भीग जाता है पानी से। और वहाँ पर भीड़ एकत्रित हो जाती है। वह जब तक लाला झाऊलाल नीचे उस भीड़ के पास पहुँचता है तो अंग्रेज वहाँ पर वो देखता है वो लोटा भी वहाँ पर गिरा हुआ है और वो पूरा आकलन लगा लेता है कि हो ना हो ऐसा हुआ है। तो वहाँ पर अंग्रेज क्या कर रहा है, एक पाँव को वो हाथ से सहला रहा है और दूसरे पाँव पर वो कूद रहा है, यानी कि लोटा उसके पाँव पर गिरा है, उसका पाँव घायल हो गया है उस वक्त। और भीड़ वहाँ पर हो हल्ला मच गया है और भीड़ लाला जी के घर की ओर बढ़ रही है। तो वह नीचे जाता है और अंग्रेज को पता चल जाता है कि ये लोटा इस व्यक्ति का है। तो क्या होता है कि अंग्रेज का मुंह खुला का खुला रह जाता है,
यानी कि जितनी हो सके वो उस वक्त अपनी भड़ास निकाल लेता है और अंग्रेजी में उसको गालियाँ दे डालता है। तो अब जो झाऊलाल है, लाला जी हैं, उनको पता चलता है कि अंग्रेजी भाषा में कितने मतलब प्रकांड, गालियों का कितना प्रकांड कोश है, उसको ये मालूम पड़ता है। तो ऐसे हो हल्ला मचा हुआ है और इतने में पंडित बिलवासी जी आ जाते हैं। बिल्कुल सही मौके पर वो आए हैं। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, देखो बेटा, यहाँ पर बिलवासी, पंडित बिलवासी की समझदारी दिखाई गई है कि हमें कैसे विषम परिस्थिति अगर आ जाए तो हमें समझदारी के साथ वहाँ पर काम लेना चाहिए। मतलब अपने होश हवास नहीं खोने चाहिए, समझदारी के साथ वहाँ उस स्थिति से कैसे निपटा जाए इसके बारे में सोचना चाहिए। तो पंडित बिलवासी जी सबसे पहले तो जो वहाँ पर लोग एकत्रित हो गए थे उनको बाहर निकालता है और उसके पश्चात वो अंग्रेज को बैठने के लिए कहता है कि आप बैठिए, शायद आपके पाँव पर चोट लगी है। और ऐसे आदर भाव दिए जाने पर अंग्रेज कुर्सी पर बैठ जाता है, उसको धन्यवाद कहता है और फिर उस झाऊलाल की ओर इशारा करते हुए कहता है कि क्या आप इस शख्स को जानते हो। और पंडित बिलवासी जी बिल्कुल मुकर जाते हैं कि बिल्कुल नहीं, और मैं इसको जानना भी नहीं चाहता कि जो ऐसे निरीह प्राणियों पर, आने जाने वाले लोगों पर लोटे से वार करें, मुझे उसके बारे में कुछ जानने की भी आवश्यकता नहीं है। तो वो उसको बताता है कि ऐसे ऐसे मतलब वो घायल हुआ है। तो इस वक्त जो वो एक दूसरे को क्या कहते हैं, वो अंग्रेज है वो तो उसके लिए कहता है ही इज ए डेंजरस ल्यूनोटिक, यानी कि यह एक खतरनाक पागल है। और बिलवासी जी कहते हैं कि यह एक खतरनाक अपराधी है, क्रिमिनल है। और इस वक्त लाला झाऊलाल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बिलवासी जी की ओर देख रहा है और अगर इस वक्त देखने के अलावा अगर उसकी आंखों में खाने की शक्ति होती तो वह उसको कच्चा ही खा जाता आंखों के द्वारा। यानी कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये पंडित बिलवासी जी उसके तरफ उसका पक्ष लेने की अपेक्षा उसको अपराधी घोषित कर रहे हैं। वो समझ नहीं पाता कि ये क्या माजरा है, बिलवासी जी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। और फिर वो कहता है कि अब क्या किया जाए। अंग्रेज उससे पूछता, सलाह लेता है कि अब क्या किया जाए। तो बिलवासी जी कहते हैं करना क्या है, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं। तो वो अंग्रेज पूछता है कि पुलिस थाना किधर है। वो कहता है कि मैं आपके साथ चलूँगा, मैं बताऊँगा कि कहाँ है, लेकिन उससे पहले मैं इससे ये लोटा खरीद लेता हूँ 50 रुपये में। तो उससे कहता है कि क्या आप मुझे यह लोटा 50 रुपये में देना चाहेंगे। तो अंग्रेज उससे कहता है, साहब कहता है उससे कि इस रद्दी से लोटे के आप 50 रुपये दे रहे हो। तो वो कहता है बिलवासी कि यह लोटा रद्दी नहीं है, आप इसकी सच्चाई से, वो उसको ये कहता है कि आश्चर्य, मैं तो आपको विज्ञ और बहुत बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान समझ रहा था, सुशिक्षित समझ रहा था। तो वो उस पर मतलब ऐसे करके उस पर व्यंग्य कर रहा है। तो अंग्रेज कहता है कि कैसे, मुझे सारी बात बताओ। तो वो कहता है कि ये जो लोटा है ये कोई आम लोटा नहीं है, यह ऐतिहासिक लोटा है, अकबरी लोटा है। और यह 16वीं शताब्दी की बात है। 16वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि जब हुमायूं शेर शाह से हार कर और उससे बचता हुआ मारा सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था, भटक रहा था। तो वहाँ पर भटकते हुए उसको प्यास लगी और एक ब्राह्मण ने इस लोटे से उसकी प्यास बुझाई थी। और उसके पश्चात अकबर ने यह लोटा उस ब्राह्मण से 10 सोने के लोटे देकर खरीद लिया था। और 1657 तक यह शाही घराने में था, लेकिन उसके पश्चात यह एकदम से गायब हो गया। संसार के जितने भी म्यूजियम हैं सब इस लोटे को ढूंढ रहे हैं और यह इसके घर में कहाँ से आ गया पता नहीं। और जब उनको पता चलेगा तो वो इसको मुंह मांगे दाम देकर इसको खरीद कर ले जाएंगे, और उससे पहले मैं इसको खरीद लेता हूँ। तो वो कहता है कि आप इसको क्यों खरीदना चाह रहे हो। तो वो कहता है कि बिलवासी जी क्या कहते हैं कि मुझे ऐतिहासिक
पुरानी चीज़ें खरीदने का, उनके संग्रह करने का शौक़ है। तो वो अंग्रेज भी कहता है कि मुझे भी पुरानी चीज़ों से लगाव है, और जब ये लोटा मुझ पर गिरा था तो मैं भी नीचे दुकानों से पुराने पित्तल की मूर्तियाँ खरीद रहा था। तो बिलवासी कहते हैं कि इस पर तो मेरा ही हक है। तो वो कहता, आपका हक कैसे है, लोटा किस पर गिरा? बिलवासी जी कहते हैं कि आप पर गिरा। तो साहब कहता है कि पाँव किसका घायल हुआ? बिलवासी जी कहते हैं कि आपका हुआ। तो वो अंग्रेज कहता है कि फिर इस पर पहला हक मेरा ही बनता है। तो बिलवासी जी कहते हैं कि ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि जो इसके ज़्यादा दाम देगा यह लोटा उसी का हो जाएगा। तो अंग्रेज सहमत हो जाता है। देखो बेटा कैसे उसको बातों में लिया जा रहा है, बातों में उलझाया जा रहा है। तो अंग्रेज सहमत हो जाता है, और उसने 50 रुपये दाम पहले ही लगाए हुए होते हैं बिलवासी ने। अंग्रेज उसके 100 रुपये लगा देता है कि ये लो मेरी तरफ से 100 रुपये। तो वो अपने दाम को और बढ़ा देता है बिलवासी। बिलवासी कहता है कि मेरे 150 रुपये, तो वो 200 रुपये कर देता है अंग्रेज, और बिलवासी 250 रुपये देकर कहते हैं कि लोटा मेरा हुआ। तो अंग्रेज तैश में आ जाता है, और फिर वो 500 रुपये का नोट फेंक देता है। तो अब बिलवासी जी अपने पाँव पीछे खींच लेता है। वो कहता है कि ठीक है, लोटा आपका, क्योंकि 250 रुपये से ज़्यादा रकम मेरे पास नहीं है। तो लोटा अब अंग्रेज कहता है कि बहुत अच्छा, अब मैं अपने देश खुशी खुशी लौटूंगा, और डगलस को जो हमेशा डिंगे हाँकता रहता है उसको जाकर दिखाऊंगा। तो वो बिलवासी जी कहते हैं कि ये डगलस कौन है? तो अंग्रेज कहता है कि ये मेरा पड़ोसी मित्र है। और कहते हैं कैसे, वो कैसे डिंगे हाँकता है? तो वो बताता है उसके पीछे की। अब यहाँ पर उसके पीछे की जो उससे जुड़ी हुई कहानी है जहांगीर अंडे वाली। तो वो कहता है कि वो पिछले साल दिल्ली आया था, और उसने दिल्ली में एक मुसलमान से जहांगीरी अंडे को खरीदा था। जहांगीरी अंडे को कैसे, वो बिलवासी जी उससे पूछता है। तो वो कहते हैं कि आपको तो मालूम ही होगा कि एक कबूतर की वजह से नूरजहां और जहांगीर का मिलन हुआ था। और जहांगीर ने जब नूरजहां से पूछा था कि तुमने मेरे कबूतर को कैसे उड़ाया, नूरजहां ने क्या किया कि उसके एक कबूतर को उड़ा दिया होगा उसने। तो उसने, जहांगीर ने नूरजहां से पूछा, सवाल किया कि कैसे उड़ा दिया मेरे एक कबूतर को? और नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को ऐसे उड़ाकर कहा कि ऐसे यूं करके उड़ा दिया। तो उसके भोलेपन पर जहांगीर फिदा हो जाते हैं, और अपना सब कुछ उसके नाम कर देते हैं, अपने आप को उसके सुपुर्द कर देते हैं उसके भोलेपन के कारण। तो उससे जो कबूतर था, कबूतर उनकी पहचान था, मतलब उनको मिलाने में एक पहचान के रूप में काम आया था। तो वो उस कबूतर के अंडे को सहेज कर रख लेते हैं एक बिलोर में। यहाँ पर एक शब्द आया है, इसमें लिखा हुआ नहीं है शायद मैंने, बिलोर, यानी कि एक बहुत ही कीमती पत्थर से बना हुआ उस हांडी में अपने सामने उसको लटका कर रखते हैं, उस जहांगीर अंडे को। और फिर वो उस तक पहुंच गया था, किस तक? मेजर डगलस तक, एक मुसलमान के ज़रिए। तो ये उसके पीछे की कहानी थी। तो अब वो क्या कहता है, अंग्रेज कहता है कि मैं अब उसको जाकर यह अपना अकबरी लोटा दिखाऊंगा। तो पंडित बिलवासी जी कहते हैं कि बिल्कुल सही, जो अकबर है, अकबर तो मतलब उससे भी उसका बाप हुआ, मतलब अकबर का जो ये लोटा है वो तो जहांगीर अंडे का भी, उसका मेजर डगलस के अंडे का भी बाप हुआ। तो वो खुश हो जाता है अंग्रेज, यानी कि इधर उनका भी काम बन गया और अंग्रेज भी खुशी खुशी अपने वतन की ओर लौट जाता है। अब पंडित बिलवासी और जो लाला झाऊलाल हैं, लाला झाऊलाल को वो सारा माजरा समझ में आ जाता है, और वो उसको कहता है कि अब पंडित बिलवासी जाने को होते हैं। तो वो कहता है कि नहीं, अभी नहीं जाना है तुम्हें, अभी तो तुम्हें 2 घंटे तक मेरे साथ रहना है। तो वो कहता है कि 2 घंटे क्यों? कहता 1 घंटा तो मैं आपको मतलब आपकी पीठ ठोकूंगा, थपथपाऊंगा, आपको शाबाशी दूंगा, और दूसरा घंटा मैं आपको अच्छी प्रकार से गले लगाकर आपका धन्यवाद करूंगा। तो वो कहता है कि आप 500 रुपये अपने
रकम है इसको गिन लीजिए, देख लीजिए। और वो अपनी रकम के सुकून में डूब जाता है। और जब वो ऊपर दृष्टि उठाता है तो पंडित बिलवासी जी जा चुके होते हैं। अब पंडित बिलवासी जी अपने मित्र की मदद के लिए 250 रुपये कहाँ से लाए, इस बारे में लाला झाऊलाल उनसे पूछते भी हैं कि तुम्हारे पास तो रुपए थे ही नहीं, फिर तुमने 250 रुपये का प्रबंध कैसे किया। तो यहाँ पर पंडित बिलवासी जी उसको कहते हैं कि यह तो मैं जानता हूँ या फिर मेरा खुदा जानता है, मैं तो बताऊँगा नहीं, इसलिए तुम खुदा से जाकर पूछो। तो यहाँ पर वो उसका जो भेद है वो बताता नहीं है। और पंडित बिलवासी जी घर लौट जाते हैं। और घर लौटकर उन्होंने कैसे निकाले थे बेटा वो 250 रुपये, अपनी पत्नी के जो संदूक है उसमें से निकाले थे। और वो संदूक के ताला लगा रहता था और उस ताले की चाबी उनकी जो चैन थी, गले की सिगड़ी चैन जो पहनती थी उसमें लटकी रहती थी। उसने बड़ी सावधानी के साथ मतलब वो रुपए निकाले थे। और फिर अब वो रुपए वापस भी रखने थे उनको। तो रखने के लिए वो रात को उनको नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी बनी हुई थी और वो अपनी पत्नी के सोने का इंतज़ार कर रहे थे। पत्नी के सोने के पश्चात वो करीब 1 बजे उठ जाते हैं और पत्नी के गले में जो सिगड़ी है उसमें से चाबी निकालकर संदूक खोलते हैं और ज्यों के त्यों 250 रुपये उसके अंदर रख देते हैं। और उसके पश्चात चाबी को वहीं पर रखकर आराम से सो जाते हैं। अब देखो उन्होंने बड़ी सावधानी के साथ ये सारा कार्य किया और फिर आराम से सुबह मतलब चैन की नींद सो गए और आराम से 8 बजे तक वो सोते रहे, घोड़े बेचकर यानी कि सो गए। तो ये पाठ बड़ा रोचक है और बहुत आनंद आएगा जब हम इसका अध्ययन करेंगे। तो इसके पश्चात हम इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में जानेंगे। यहाँ कुछ मैंने उदाहरण वो कठिन शब्द हैं। अब साख शब्द आया है, साख। साख होता है इज्जत। खुख, खुख बिल्कुल खाली, उस वक्त उनके पास कुछ नहीं था। डामल फांसी, डामल फांसी होती है बेटा एक तो मतलब किसी को एकदम से फांसी दे दी जाए यानी कि जीवन लीला ही समाप्त हो जाए उसकी। और दूसरा है उसको मरने ना दिया जाए यानी कि तड़पने के लिए छोड़ दिया जाए, इस प्रकार की सज़ा दी जाए जिससे वो आजीवन रोता रहे, पछताता रहे यानी कि तड़पता रहे। तो डामल फांसी यहाँ पर वो बार बार उसको क्या कहेगी, अगर वो पैसों का प्रबंध नहीं कर पाया लाला जी तो वो उसको इस बारे में मतलब याद दिलाती रहेगी इस बात की कि तुम तो बड़ी हेकड़ी मारते थे, बस ऐसी हेकड़ी थी तुम्हारी, नहीं कर सके पैसों का प्रबंध। तो ये डामल फांसी। गढ़न, गढ़न मतलब उसकी बनावट लोटे की। वजू मतलब जो वो अकबर था, यहाँ पर वजू इसमें पाठ में ही आया है। अकबर क्या करता था कि उस लोटे में पानी लेकर यानी कि वजू जो नमाज पढ़ने से पहले हाथ पांव मतलब जो धोए जाते हैं वो धोने का काम किससे करता था, उस लोटे से ही करता था, उसको वजू कहते हैं। अदब, उसका अदब मानते थे, उसका लिहाज रखते थे, उसका सम्मान करते थे। खुराफाती शरारती, इजाद का मतलब होता है अन्वेषण, खोज। तो ये शब्दार्थ थे। धन्यवाद।